केकेआर की तकदीर उन्हीं के हाथों में है, जिसका मतलब यह है कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। मुंबई इंडियंस अगर अपना आखिरी मैच भी जीतती है तो 100 रनों के अंतर से उनको जीतना होगा, जो इस वक्त बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें तो उनका रन रेट इतना खराब है कि आंकड़े कुछ भी कहे, प्लेऑफ में उनका पहुंचना लगभग नामुमकिन है। इस मुकाबले पे हम नजर डालेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे गौतम गंभीर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट। तो गौतम, सबसे पहला पॉइंट हमारा यह है कि केकेआर के लिए ये आखिरी मौका है। मैं देख रहा हूं कि ये इनफॉर्म टीम है। यूएई लेग में अगर आप देखें 4 मैचेस जीते इन्होंने, और इनके अलावा सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स हैं, सीएसके हैं जिन्होंने इतने मैचेस जीते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप कहेंगे इस मुकाबले के लिए फेवरेट है? क्या फेवरेट है, लेकिन फेवरेट का टैग सिर्फ टैग ही होता है। आपको अंदर जाके 40 ओवर खेलने पड़ते हैं और आप शारजा में खेल रहे हैं। तो शारजा में अलग अलग चीजें हुई हैं, इतना आसान सरफेस रहने वाला है नहीं। साथ ही में फेवरेट जरूर है क्योंकि उनके पास सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती हैं, उस सरफेस पे उनको मदद भी मिलेगी। लेकिन देखना ही होगा कि किस तरीके की टीम राजस्थान पिक करती है, क्योंकि राजस्थान के साथ अब कभी भी श्योर नहीं है कि वो किस तरीके की प्लेइंग 11 पिक करेगी। आई होप कि ठीक प्लेइंग 11 पिक करे और अच्छा मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला हमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ देखने को मिला था, बहुत ही ज्यादा वन साइडेड था। तो चलिए, आप लोग जो देख रहे हैं कार्यक्रम, अपने कमेंट्स में लिख के बताइए कि क्या टीम खिलाएगी राजस्थान। और अगर आप सही बताते हैं तो मेरी तरफ से एक पर्सनल गिफ्ट, क्योंकि ये बहुत ही कठिन टास्क होगा नहीं, किसी के लिए भी आपकी बताना। तरफ से गिफ्ट जाएगा ही नहीं। अच्छा, क्यों? क्योंकि कोई नहीं बता सकता क्योंकि प्लेइंग 11 क्या होगी। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने ये ऑफर भी रखा, क्योंकि पता है किसी को नहीं पता कि ये प्लेइंग 11 क्या होगी। वैसे कोलकाता के नजरिए से अगर हम बात करें, उनके टॉप ऑर्डर को रोकने का क्या आपको लगता है? क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत शानदार फॉर्म में है, राजस्थान के पास क्या वो फायर पावर है? देखिए, बहुत वन डायमेंशनल बोलिंग लाइनअप है राजस्थान का। हाँ। अगर आप देखें मुस्तफिजुर, आप देखें साकरिया, आप देखें उसके बाद कुलदीप कल खेले, अगर जयदेव उनादकट खेलते हैं या कोई भी खेलते हैं तो बहुत सिमिलर है वो। हम्म। तो मेरा अभी भी मानना है कि आप क्रिस मॉरिस को लेके आ सकते हैं मुस्तफिजुर जाए। मुस्तफिजुर ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी हो, लेकिन क्रिस मॉरिस आपको थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी देंगे नंबर 8 पे, प्लस आपको वो गति भी देंगे जो जिसकी इस विकेट पे जरूरत है। आपने हम्म। कल देखा कि नेथन कुल्टन आयल, बुमराह, जिन्होंने 135-40 की गति से गेंदबाजी करी, सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही रहे। और आपने क्रिस मॉरिस पे इतना इन्वेस्ट किया, 16-17 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए। और प्रॉब्ली ये टाइम है जब उनको डिलीवर करना पड़ेगा। आखिरी मैच जरूर है, लेकिन आप फिर से उनको एक और मौका देना चाहेंगे और साथ में जयदेव उनादकट को खिलाएं, साकरिया को खिलाएं और क्रिस मॉरिस को खिलाएं। तब आपकी गेंदबाजी में थोड़ी वैरायटी आएगी, नहीं तो बहुत वन डायमेंशनल है। राजस्थान के बैटिंग के बारे में बात करते हैं, और जैसे आपने बताया कि केकेआर के स्पिनर्स यहाँ पर बहुत अहम होंगे, खासतौर पर जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस रहा है, टॉप 5 विकेट टेकर्स में है। दूसरी तरफ हम देखें सुनील नारायण की इकोनॉमी एकदम शानदार है इस यूएई लेग में, खासतौर पे मैं चयन के नजरिए से अगर गौतम यहाँ बात करूं, 3 स्पिनर पिछली बार केकेआर ने खिलाए और वो कारगर भी साबित हुए। तो मैं शाकिब के नजरिए से यहाँ देख रहा हूँ एक अलग चीज जो हमने शारजा में पिछले मैच में देखी, कि स्पिनर से ज्यादा थोड़े फास्ट बॉलर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, विकेट भी उनके पास जा रही थी। क्या यहां पर भी आप चाहेंगे कि केकेआर 3 स्पिनर्स ही खिलाए, या ऑप्शन है कि आप एक स्पिनर हटा दे, दो तो अच्छे हैं ही, और बेन कटिंग जैसे ऑलराउंडर को ले आए तो एक और फास्ट बॉलर आता है, ये ऑप्शन देता है? इस मैच में नहीं करूंगा क्योंकि मस्ट विन मैच है। इस मैच में शायद आप शाकिब के साथ ही जाएंगे, उनका एक्सपीरियंस भी है, प्लस वो खेलते आ भी रहे हैं। तो शाकिब के साथ ही जाऊंगा, चाहे आपके पास 3 स्पिनर आपको खिलाने पड़े, क्योंकि बेन कटिंग इतना इंपॉर्टेंट मैच और स्ट्रेट अवे शारजा में आपको ये भी नहीं पता किस तरीके के रिदम में है। तो शायद शाकिब के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। इयन मॉर्गन का जो फॉर्म है वो भी एक चिंता का सबब है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। तो मॉर्गन से रन क्यों नहीं बन रहे, ये हम जानना चाहते हैं। उनका हम आंकड़े इस वक्त देख रहे हैं, मिनिमम 100 रन कट ऑफ रखा है और उनकी एवरेज फिलहाल 11 की है आईपीएल 2021 में। गौतम, मैं उनको सुन रहा था पिछले मैच के बाद, उनका ये कहना था कि एक और फेलियर का मतलब ये है, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से लेता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरा जो रफ पैच है वो एक मैच और करीब आ गया खत्म होने के लिए, यानी कि जो इनिंग थी, एक जो बड़ी इनिंग आनी है वो और करीब आ रही है। इस फिलॉसफी को आप कैसे देखते हैं? पॉजिटिव फिलॉसफी है, पर कितनी सच्चाई है इसमें? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है आपने, क्योंकि मेरे लिए तो आई थिंक मेरे साथ खुद ये 2014 में हुआ था, लेकिन मैंने 3-0 बनाए थे। तब किसी ने मुझसे पूछा था कि आपका बहुत ही खराब फॉर्म है, और मैंने बोला था कि फॉर्म तो तब पता चलेगा जब मैं टाइम स्पेंड करूंगा अंदर अंदर। मैंने तो 3-0 में बॉल ही 5 खेली है। लेकिन उसके बाद मैं चौथे मैच में 1 रन बनाया था, लेकिन उसके बाद मैंने 4 50 भी बनाए थे। अगर आपका पूरा सीजन ऐसा चला जाए तो जी हाँ, कुछ तो एज अ कैप्टन आप पॉजिटिव बोलना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप खुद ही ये बोल देंगे कि जी मेरा फॉर्म बहुत खराब है और मेरे में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो फिर आपकी टीम पे रिफ्लेक्ट करता है। बट आई एम श्योर कि वो जो आप
कह रहे हैं कि एक इनिंग दूर है, बड़ी एक इनिंग और पास आ गया मैं अच्छी इनिंग के, हाँ। तो प्रॉब्ली वो इनिंग तो आप ही को खेलनी पड़ेगी, कोई और तो आपके लिए खेलेगा नहीं अल्टीमेटली। और वो आप तभी खेल सकते हैं जब आप अंदर जाके खेलेंगे और रन बनाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि होपफुली जल्दी आए, क्योंकि केकेआर के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब कैप्टन, ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे, अगर कैप्टन, देखिए आप ड्रेसिंग रूम में बहुत बातें कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता बाकी लोग कैसे करते हैं। जब मैं कैप्टनसी करता था तो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप कमरे में वापस अकेले आते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि क्या मैं इस बेस्ट प्लेइंग 11 में डिजर्व करता हूँ। और आंसर आपको हमेशा यही मिलता था, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करे, कि नहीं करता। और जब आप मैच के लिए जाते हैं और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में ये होता है कि मैं इस बेस्ट प्लेइंग 11 में डिजर्व नहीं करता, क्योंकि कैप्टनसी के लिए मुझे पिक नहीं किया, रन बनाने के लिए मुझे पिक किया। तो आई होप, क्योंकि आप जो रिस्पेक्ट है ड्रेसिंग रूम की और खिलाड़ियों की, आप तभी ले सकते हैं जब आप रन बनाएं। कैप्टनसी या बॉलिंग चेंजेस से रिस्पेक्ट अर्न नहीं होती, आपकी परफॉर्मेंस से अर्न होती है। एंड आई एम श्योर कि मॉर्गन के दिमाग में भी यही होगा। शायद यही सोच आपके जहन में थी जब आपने दिल्ली की टीम के साथ वो एक बहुत ही हार्श स्टेप, एक टफ स्टेप लिया था कप्तानी को लेकर। आखिरी में हम बात करें, पावर प्ले में रॉयल्स से बच के रहना होगा। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के हम देख रहे हैं, चाहे गेंदबाजी से इतना अच्छा प्रदर्शन ना हो, मिडिल ऑर्डर नहीं, लेकिन उनका टॉप ऑर्डर अच्छा कर रहा है। खासतौर पर पावर प्ले में उनकी जो बल्लेबाजी है वो काफी ज्यादा देखने को मिली है रन रेट के लिहाज से। अगर आप देखें तो मैं मॉर्गन के नजरिए से यहाँ पर बात करता हूँ, क्योंकि राजस्थान पावर प्ले में ढेर सारे रन बनाता है। हमने देखा है कि वो घबराते नहीं अपने स्पिनर्स का इस्तेमाल करने में पावर प्ले में। तो यहाँ पर एक वो अच्छी टेक्निक होगी, क्योंकि उनको लगेगा गेम यही है, टॉप ऑर्डर ले लो राजस्थान का, फिर आसान हो जाएगा। और आपके पास जब दो ऐसे गेंदबाज हो, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, तो आप इस्तेमाल भी करना चाहेंगे पहले 6 ओवर में, और वो भी एविन लुइस के खिलाफ और यशस्वी जायसवाल के खिलाफ। उनको दोनों को पेस पसंद है, और आप यही चाहेंगे कि ऊपर से जल्दी विकेट चटकाएं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर बहुत फ्रजाइल नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल्स का। अगर आप देखें बाद में भी डेविड मिलर, ग्लेन फिलिप्स, इतने ज्यादा कोई बड़े थ्रेट है नहीं, और प्लस स्पिन उनके खिलाफ भी शकीब भी बढ़िया गेंदबाजी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि वो ऊपर के 3 बल्लेबाजों में से जल्दी से जल्दी 2 को आउट करने को देखेंगे केकेआर। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।